Alright guys, jet skiing on Athabad Lake. So obviously Athabad Lake is super famous for its incredible beauty. All the mountains, you got snow-capped mountains. इस गोजाल में बहुत बेहतरीन गांव था, बहुत तरक्की और अच्छा गांव था, लेकिन ये डिजास्टर जब हो गया उसके बाद यहाँ पर काफ़ी मुश्किलात हो गया। This is a 21-kilometer long Athabad Lake in Hunza Valley. It serves as a source of livelihood for many, as it became one of the most popular tourist hubs in the north of Pakistan, with around 2 million people visiting each year. But this lake stands on the foundation of a natural calamity. An entire mountainside had slid down and blocked the river Hunza. The landslide led to the formation of an artificial lake. It's now 200 feet deep. हुकाम के मुताबिक अताबाद के पहाड़ में 18 इंच चौड़ी और 300 मीटर तवील दरार पड़ गई है, जिससे एक बार फिर लैंडस्लाइडिंग का खतरा पैदा हो गया है। पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक लोकल फॉल्ट ही अताबाद लैंडस्लाइडिंग की बुनियादी वजह है। जिस दिन ये सानहा हुआ वहाँ पर मुकामी कुछ लोग वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने उसको कैप्चर भी किया, लेकिन जिस शिद्दत से वो स्लाइड हुई थी, बस वो अल्लाह की पनाह सब जो है एक क़यामत का मंज़र था। उस हादसे के दौरान हमारा जो हस्बैंड था वो सफ़र पे निकले थे। मेरे टोटल जो है ना 4 बच्चे हैं, 2 लड़कियां 2 लड़के। मैं इतना खौफज़दा हो रही थी कि पता नहीं वो शायद जो है ना मलबे के नीचे दब गए हैं। वहाँ से 2 दिन के बाद में आया, वो उसके टॉप पर वो जिधर गिर गया था ये हादसा, वहाँ पर आकर वहाँ से गुजरना ही बहुत मुश्किल था। ऊपर से पत्थर आ रहे थे। फिर कोई 1 हफ्ते के बाद वहाँ से किश्ती फौज ने किश्तियाँ लाया, छोटे किश्तियाँ, उस किश्ती से जरिए से हम पार करके इधर पहुँच गया। कोई 1 हफ्ते के बाद मेरे मुलाकात हो गया। वापस जब मैं इधर घर आया तो सारे लोग परेशान थे, सारे हैरान और परेशान थे कि क्या हो गया। ये दरिया पूरा बंद हो गया था, पानी जो ना भी इधर आ रहा था इस साइड पर, वो खुदा का निज़ाम था। अभी क्या करे, उसका कोई हाल नहीं था। बस इसी तरह से हमारा ज़िंदगी गुजरता गया। शुरू में तो जो 2 गांव उस वक़्त मुतासिर हुए जब 4 जनवरी को ये सानहा हुआ। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर जो गुजाल की आबादी थी, सबसे पहले यहाँ पर आइनाबाद गांव डूब गया जिसमें 32 घराने थे। उसके बाद शिशकट पाइन डूब गया, वहाँ पे बहुत बड़ी आबादी थी। इसी तरह शिशकट बाला, फिर गुलमित और गुलकिन तक ये झील तकरीबन 22 किलोमीटर पर ये झील आहिस्ता आहिस्ता ये आबादी को निगलता हुआ गया। और यहाँ पे लोग जानी नुकसान तो नहीं हुआ है, लोग अपने घरों से अपने सामान भी निकाल के ले जा रहे थे, लेकिन उनकी जायदाद, उनकी ज़मीन, उनके घर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पानी के अंदर सबमर्ज होता जा रहा था। These are the people of Gujral Valley after bearing the brunt of a climate catastrophe. 20 were killed, 25,000 were injured, 6,000 were displaced, with 170 houses and 120 shops destroyed, while survivors faced shortage of food and other basic items. कुछ डिज़ास्टर्स हैं जो मैन मेड हो सकते हैं, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं। 8-10 साल पहले जो अताबाद का इंसिडेंट हुआ है, इसी तरह अभी इस दफ़ा जो बुबर में हुआ है, इस दफ़ा आपका गुरु में जो हुआ है, जो फ्लड्स या फ्लश फ्लड्स की जो शक्ल में हमने जो अनएक्सपेक्टेड जो इवेंट्स हुए हैं। इसी तरह आपका बदसवत का जो आपने विज़िट नहीं किया होगा, बदसवत में जो एक ग्लेशियर आउटब्रस्ट हुआ है। गांव थे तो गांव के साथ उनकी आबादी के लिए अपने खेत थे, वो लोग अपने खेतों से अपने रोज़गार करते थे। यहाँ का सबसे मेन कैश क्रॉप आलू था जो कि वो उगाते थे और यहाँ से मार्केट बेचकर अपना रोज़गार कमाते थे। वो आहिस्ता आहिस्ता झील की जद में आ गए और लोगों का न सिर्फ उनके घर बार छीन रहे थे, बल्कि उनका रोज़गार भी उनसे छीना जा रहा था। मैं 18 साल सऊदी अरब में रहा हूँ। 18 साल में मैंने इस गांव में सबसे बेहतरीन मकान बनाया था, बेहतरीन किस्म का मकान था। वो खुदा की शान, कुदरत का निज़ाम, वो पानी के अंदर चला गया मकान मेरा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी और हमारे KRSP की तरफ से भी ये शेल्टर हमारे लिए बनाया है, तो आजकल हम इसी में रहते हैं। उस टाइम मैं खौफज़दा हो गई थी, मुझे बहुत डर लग रहा था, तो मैं बाहर निकली
तो पूरा गांव जो है ना वो धुएं से बिल्कुल डांप रहा था। तकरीबन 2-3 दिन बाद बच्चों को लेके हस्बैंड जो है हमारे घर पहुंच गए, वो भी पैदल चलते हुए। यहाँ पर लाइफ लाइन लोगों की जो थी ना शारे कराक्रम होती है। यहाँ से लोग अपने कारोबार के सिलसिले में, तिजारत के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में कॉलेज वगैरह जाते हैं तो वो शारे कराक्रम को इस्तेमाल करते थे। जब शारे कराक्रम बंद हो गया और आमद रफ्त बंद हो गई तो लोगों की एक तरह से उनकी ज़िंदगी मुंजमद हो गई, यहाँ पर मफलूज हो गई। तो अल्टरनेट हुकूमत ने कुछ अरसे के लिए कश्तियाँ चलाई, छोटी छोटी कश्तियाँ चलाई, जिससे लोगों की आमद रफ्त हुई, लेकिन उस लेवल पर जिस तरह नॉर्मल उनकी लाइफ चलती थी वो नहीं हुई। तो लोग काफ़ी मुतासिर हुए, स्टूडेंट्स अपने कॉलेज, अपने यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंच सके, लोगों के कारोबार बंद हो गए क्योंकि मार्केट से अशिया खुर्दनोश का यहाँ पे सप्लाई जो है वो बंद हो गया। तो ये एक तरह से तकरीबन 1-2 साल जो है लोगों की लाइफ बिल्कुल मुंजमद होकर यहाँ पे रह गई। After the fateful day of 4th January 2010, people who suffered demanded justice. In response, they received jail time, torture and humiliation. पहले बहुत अच्छा रोजगारी चलता था, हर एक बंदा अपना मजदूरी करता था, लेकिन आजकल सबके ज़मीनें डूबने की वजह से कई लोग अपसेट हो गए, दिमागी भी अपसेट हो गए। लोग इसी ज़मीन के घराने पानी के अंदर जाने की वजह से बहुत मुश्किलात का इजाफा हो गया। हादसे के बाद कोई अचानक मतलब हमें खुराक नहीं मिली, जो घर में थे उस पर गुजारा किया। यहाँ पर शुरू में तो हुकाम सबकी जायदाद, घरों की मेजरमेंट्स वगैरह लेते थे, उनको रिकॉर्ड करते रहे हैं कि आपको इमदाद मिलेगी। लेकिन जब हुकूमत ने उस वक़्त फ़ी घराना 6 लाख रुपए का ऐलान किया और ज़मीनों का कोई भी मुआवजा अभी तक नहीं अदा किया, उस वक्त भी ऐलान नहीं हुआ था, लेकिन 6 लाख फ़ी घराना जब दिया तो लोग काफ़ी मायूस हुए कि उनकी यानी नस्लों की आबादी ज़मीन जो है वो पानी के अंदर जा रही है और उनको अब तक कोई मुआवजा हुकूमत की तरफ से नहीं दे रहे। लोग भी प्रोटेस्ट करने लगे, फिर कुछ सियासी लोग भी प्रोटेस्ट करने लगे क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए, हक़ के लिए वो बात कर रहे थे। तो आहिस्ता आहिस्ता वो फिर पोलिटिसाइज भी हो गया। यहाँ पर काफ़ी लोग उसकी जद में भी आ गए, 2 अमवात भी हुई, पुलिस की फायरिंग से 2 लोग शहीद भी हुए और बहुत सारे नौजवान जो है वो जेलों में काफ़ी अरसे उन्होंने गुजारा। 4th January 2010 changed not only the lives of locals, but also changed the map of the province. But little did they know that the disaster was on its way years before it happened. It was predicted. Experts knew it would happen, yet no one bothered to save these people. डिफॉरेस्टेशन की वजह से फ्लड्स बहुत ज़्यादा हमारे आने शुरू हो गए हैं। सॉइल इरोजन या लैंड इरोजन का एक जो कंपोनेंट है वो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ कुछ अरसों में ये इमर्ज हुआ है। प्लान या जो हम बगैर किसी प्लानिंग के जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ करते हैं, रोड्स बन रहे होते हैं या आपकी जो अननेसेसरी जो टूरिस्टिक एरियाज़ को, जो हाई अल्पाइन या सेंसिटिव एरियाज़ हैं वहाँ पे हम रोड्स बना रहे होते हैं या हम ब्लास्टिंग कर रहे होते हैं या कोई और एक्टिविटी, जैसे माइनिंग एक्टिविटी यहाँ पर बहुत कॉमन होती है जो ग्लेशिएटेड एरियाज़ के आसपास। अब उस तरह की जब एक्टिविटीज़ होती हैं तो आप ब्लास्टिंग कर रहे होते हैं, आप एक्सप्लोसिव्स यूज़ करते हैं। अब उन एक्सप्लोसिव्स की वजह से जो वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं, आपके ग्लेशियर्स को भी इम्पैक्ट कर रही होती हैं। आपका जो एक नेचुरल जो उसका जो हमारे यहाँ लैंड या जो माउंटेन्स हैं उनकी एक अपनी जियोमेट्री होती है, उसको भी आप डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। अताबाद लैंडस्लाइड जो 4 जनवरी 2010 को हुई, इसका बैकग्राउंड कम से कम 2002 से है। देयर वाज एन अर्थक्वेक इन अस्तोर इन 2002। उसमें इनिशियल जो इस अताबाद की जो बैक स्लोप्स थी इसमें मूवमेंट हुई। 2004 में मेजर एक्टिविटी यहाँ पे नोट की गई जिसमें अताबाद की स्लोप्स पे जो इनिशियल क्रैक्स डेवलप हुई है। इंटरेस्टिंगली 2005 का अर्थक्वेक आ गया, दैट वाज 7.6 मैग्नीट्यूड एंड दैट आई थिंक शुक द होल रीजन। और उसमें वहाँ पे दोबारा ये मूवमेंट शुरू हुई। उसमें रिकमेंडेशंस में हमने गवर्नमेंट को उस वक्त इंटीमेट किया कि अगर इन रिकमेंडेशंस पे अमल हो तो शायद थोड़ा बहुत इसमें जो प्रोसेस है ये डिले हो जाए, लेकिन दिस लैंडस्लाइड विल हैपन एट सम टाइम। और हमारी रिपोर्ट जमा कराने के 4 माह बाद अताबाद लैंडस्लाइड हुई।
जिस जगह में मैं बैठा हूँ, जिस जगह में आप खड़े हैं, इसी जगह में शक व शुबा है हमारी वो फूफी की लाश हो सकती है। हमारी जो फूफी है वो 7 एकड़ है, वहाँ से यहाँ पर ये जो फ्लड आया हुआ है, तो इसके नीचे मुलबे तले उसका शक है कि वो लाश मुमकिन है। वालिद साहब ढूंढ लिया तो वो भी दबा हुआ है। डेड बॉडी ढूंढ रहा हूँ, आज 3 दिन एक शटर लगी हुई है, अपना जेब से पैसे देता हूँ। Pakistan has 7,000 glaciers that are found anywhere except the polar regions. Mountain glaciers of Gilgit-Baltistan are about 30% of the total area, and an additional 40% is under seasonal snow cover, but at the risk of climate change. With hundreds already being affected, thousands are in line of becoming climate refugees. But there were few who saw this coming. अताबाद लैंडस्लाइड जो कि 2010 से पहले एक गाँव था सिर्फ, और उसके बाद ये वर्ल्ड फेमस हुआ इतनी ह्यूज लैंडस्लाइड की वजह से। इसका बैकग्राउंड सिनारियो कुछ इस तरह है कि हमें अगस्त 2009 में NDMA से नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से एक लेटर रिसीव हुआ, जिसमें हमें एक फ़र्स्ट इंटीमेशन आई कि देयर इज़ सम मास मूवमेंट, कुछ सरफिशियल इंडिकेशंस थी। हमने अगस्त में ये स्टडी कंप्लीट की और सितंबर 2009 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, GPDMA और गिलगित-बल्तिस्तान गवर्नमेंट को हमने ये रिपोर्ट सबमिट की और बड़ी क्लियर रिकमेंडेशंस इसमें थी अलॉन्ग विद द टेक्निकल फैक्टर्स जो हमने ऑब्जर्व किए। एक माउंटेनस रीजन है, एंड माउंटेनस रीजन के इश्यूज थोड़ा डिफरेंट होता है। एक तो ये कि इट्स ऑलरेडी फ्रेजाइल और हार्श कंडीशन होती है वहाँ पे क्लाइमेट के हवाले से, एंड देन जो पॉपुलेशन है वो पॉकेट्स में रहते हैं और दे लिव विद रिस्क। देयर आर वेरियस हैज़र्ड्स, चाहे वो लैंडस्लाइड हो, फ्लैश फ्लड हो, सेस्मिकली प्रोन जो है ना वो रीजन है, उसके अलावा डेब्री फ्लोज है, रॉक फॉल है, एवेलॉन्चेस है, एंड यू जस्ट नेम इट। वो माउंटेनस हैज़र्ड के हवाले से हर चीज़ वहाँ पे मौजूद है। उसके साथ जब नेचुरल जो है जोग्राफिक सिचुएशन इस तरह की है, टेरेन उस तरह का है, तो लोग जो है ना जिन जगहों पे अपना घर बनाते हैं या अदर इंटरवेंशंस करते हैं, तो वो वल्नरेबिलिटी उनकी बढ़ जाती है। टूरिज़म की वजह से जो हमारा इस इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो जिस तरह हम अनप्लान्ड एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे होते हैं, उसका भी एक एडवर्स इम्पैक्ट भी है। फिर हमारी जो कल्चरल जो एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थी उसके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट है। दूसरा जो इसका हमारा जो इकोसिस्टम है, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, इकोलॉजी के ऊपर, आपकी इन्वायरमेंटल हेल्थ के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट है। हमारे जो मेजर जियोलॉजिकल वहाँ पे स्ट्रक्चर्स हैं उसमें मेन मांटल थ्रस्ट है, मेन क्रोक्रम थ्रस्ट है, और मेन क्रोक्रम थ्रस्ट के नॉर्थ में अताबाद वाक़ है। तो ओवरऑल जो हमारी असेसमेंट होती है कि जो ये मेजर सूचर लाइंस हैं, इनके सराउंडिंग में एक सर्टन जोन होता है जिसको वो अफेक्ट करता है। Having less than 1% of carbon footprint, Pakistan is one of the most vulnerable countries to the impacts of climate change. Around 110 flash floods struck Gilgit-Baltistan, causing financial losses worth 7 billion Pakistani rupees, while thousands lost their lives. 26 अगस्त था और 11 बजे दिन को 2022 में मैं यहाँ से अपने ऑफिस की तरफ जा रहा था, तो अचानक इस तरह की कॉल आई मुझे मेरी वाइफ की तरफ से कि फ्लड आया हुआ है, तो आप जल्दी घर पहुँच जाए। मैं यहाँ जैसे पहुँचा तो मैं इलाके को नहीं पहचान सका, मैं अपना घर को नहीं पहचान सका, और मेरे बच्चे कहाँ थे और मेरी वाइफ कहाँ थी, मैं खुद कहाँ खड़ा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो जब मैं घर के उस तरफ से मैं खड़ा होकर मैंने जब देखा तो मेरा घर नज़र नहीं आ रहा था, फ्लड की हाइट इतनी ऊंची थी। मैंने अपने जो हमारे मामू थे उनके घर की तरफ मैंने देखा तो वो घर ही नहीं था, घर मुकम्मल ख़त्म था, घर नहीं था वहाँ पे। बड़े भाई का घर की तरफ देखा तो बड़ा भाई का घर भी नहीं था। 2 बेटियाँ, कराची में पढ़ता है, एक बेटा में एक साइड में किसी पढ़ता है। वो छोटा बेटा और हम और वालिद साहब वाइफ थी, तो हम आगे गए थे कोई काम के पीछे, तो 10-15-20 मिनट के बाद सैलाब आया, तो जल्दी यहाँ पहुँच गया तो क्रॉस करने के लिए जगह नहीं मिला,
तो वो गुरुंजर पुल क्रॉस करके यहाँ आया तो घर वाले सारे जैसे दबे हुए थे। वालिद साहब ढूंढ लिया तो वो भी दबा हुआ है, वाइफ ढूंढ लिया तो वो ताज़ा थी, छोटा बेटा था वो ताज़ा था, बाकी सारा सामान गिर गई, बस नीचे दबी हुई है। सैलाब में आकर बुरा तरीके से फंस गई। बस क्या करे, वालिद साहब भी गए, घर में 6-7 बंदे थे, घर भी नहीं है, खाना पीना भी जगह भी नहीं है, बस क्या करे। यहाँ पे अचानक इस तरह का जो फ्लड रोमना हुआ जिसमें बहुत बड़ी तबाही हुई, कोई 26,000 स्क्वायर फुट एरिया को इस फ्लड ने तबाह किया है। तो जिसमें कोई 4.5 किलोमीटर ये लंबाई में है, 4.5 किलोमीटर, और चौड़ाई में कोई 3 किलोमीटर के हिसाब से, और बहुत बड़ा जो है ना वसी पैमाने में फैला हुआ है। क्योंकि इतना हार्श वेदर होता है कि हीटिंग उसके बगैर जो है ना वो मुमकिन नहीं होता है, तो वहाँ का जो ट्रेडिशनल मेथड है वो वुड ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो ये कितने साल से ज़ाहिर है यूज़ करके जो डिफॉरेस्टेशन इससे ज़्यादा हुई है। The real tragedy is not the disaster, but the negligence from the authorities who are cashing on it, contributing around 400 million rupees to the local economy over the last few years. But is this revenue beneficial in the long term? तो मैक्सिमम जो कमर्शियल एक्टिविटी हमारे यहाँ सीज़न स्पेसिफिक जो है वो टूरिज़्म ही है, या हमारी जो जियोग्राफी है वो मैस टूरिज़्म को सपोर्ट नहीं करती है, वो उसको फैसिलिटेट नहीं करती है। लेट्स से जैसे हम कुछ अल्पाइन इकोसिस्टम्स में जो टूरिज़्म का बूम है, या टूरिस्ट जो हमारे यहाँ गर्मियों में बहुत ज़्यादा टूरिज़्म का फ़्लो होता है, अब उस टूरिज़्म की वजह से न सिर्फ हमारे यहाँ व्हीकुलर इमिशंस आप बेहतर समझ सकती हैं, गाड़ियों की जो आमद रफ्त है, अगर एक सेंसिटिव एरिया में जहाँ पे में वहाँ पे अगर 10 गाड़ियों की जगह आप 1000 गाड़ियाँ वहाँ पे लेके चले जाएं, तो जाहिर सी बात है उनकी इमिशन से जो ग्लेशियर्स के ऊपर जो इम्पैक्ट हो, स्नो मेल्टिंग के जो ऊपर इम्पैक्ट होता है, उससे जो फर्दर जो हमें डिज़ास्टर्स की शक्ल में, फ्लश फ्लड्स की शक्ल में, लैंड स्लाइड्स की शक्ल में जो चीज़ें हम फोर्सी करते हैं, उसकी वजह से जो इकोनॉमिक लॉस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। वो टूरिज़्म से ज़्यादा वो लॉस हमें लॉस की शक्ल में मिलता है। जैसे रिसेंट पास्ट में जो बहुत सारी फेस्टिविटीज़ हमारे यहाँ इस तरह की होती हैं जो एक सेंसिटिव एरिया में जाके हम कर रहे होते हैं, जैसे रामा फेस्टिवल की आप एग्जांपल लें, शंदूर की एग्जांपल लें। बेशक हम टूरिज़्म को प्रमोट करें, लेकिन ऑन द कॉस्ट ऑफ नेचर या लोगों की हेल्थ या इकोसिस्टम की हेल्थ के ऊपर ना करें। फॉल्ट लाइंस को डिवाइड किया जाता है एक्टिव फॉल्ट लाइंस एंड डॉर्मेंट फॉल्ट लाइंस। तो डेफिनेटली देयर इज सर्टेन जोनिंग अमंग ईच कैटेगरी कि जिसमें वो प्रोहिबिट करते हैं कि मेजर स्ट्रक्चर ना बनाया जाए। सिंगल स्टोरीज अलाउ की जाती हैं किसी हद तक, लेकिन सर्टन जो है दोनों साइड पे फॉल्ट लाइन की वो अलाउ नहीं किया जाता कि मेजर स्ट्रक्चर वहाँ पे कंस्ट्रक्ट। जो सड़कों का जाल है इसको किसी उससे इंजीनियरिंग और बिल्डिंग कोड्स और बाकी इन चीज़ों को करके बनाया जाए तो फिर तो वो शायद मास मूवमेंट को इतना ट्रिगर ना करते, वरना ये बजाते खुद ये जो टूरिज़्म है अगर इसको केयरफुली आफ्टर थारो स्टडी नहीं किया जाएगा तो ऐसे जो डिज़ास्टर्स हैं वो फर्दर एक्सपैंड होते हैं और दैट अफेक्ट्स द ओवरऑल रीजन। जाहिर है वो टूरिस्टिक एक डेस्टिनेशन है, तो बाहर से भी काफ़ी सारी लोगों की फ़्लो होती है और फैसिलिटीज़ उस तरह की वहाँ पे अगर अवेलेबल नहीं है तो ज़ाहिर है वो कैरिंग कैपेसिटी जिसे हम कहेंगे वो फिर बैलेंस उस तरीके से नहीं रहता है। और पोल्यूशन का है क्योंकि लोग जो है ना इतने अवेयर नहीं होते हैं और अगर अवेयर है भी तो थोड़ा इग्नोर करते हैं चीज़ों को, तो इन्वायरमेंट के हवाले से इतना ज़्यादा जो है ना वो कॉन्शियस फिर नहीं होता हर कोई। अप्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है, चाहे वो अपर लैंड की तरफ कहे या जो रिवर बेड है उसकी तरफ अगर हम देखते हैं, रिवर बेड पे जो लोग रहते हैं तो वो ज़्यादातर उसमें इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को देखने की कोशिश करते हैं। जैसे टूरिज़्म के एस्पेक्ट से उन्होंने कोई रिजॉर्ट बनाया या इवन कोई घर बना के उसको गेस्ट हाउस के तौर पे, या किसी के पास कोई और ऑप्शन फॉर एग्जांपल नहीं है तो वो बना लेते हैं, क्योंकि कोई रेगुलेशंस
उस तरह की नहीं होती है कि यू नीड टू कंस्ट्रक्ट इतने मीटर जो है ना डिस्टेंस होना चाहिए उसके हवाले से, रिवर बेड के हवाले से। तो रीसेंट फ्लड में आपने ज़रूर देखा होगा कि इतने खूबसूरत इन्होंने लेट्स से अपने होटल्स बनाए थे या इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के लिए कोई भी जो है ना उन्होंने इंटरवेंशंस की थी, तो वो सारे जो है ना वो बह गए। Though Gilgit-Baltistan has become the hub of tourism, contributing massively to the federal economy, the locals are still living without any basic necessities. फ्लड के ऊपर जो ज़मीनें डैमेज हुई हैं, ज़मीन गए हैं, घर गए हैं, वहाँ पर लोग अपने मदद आप काम कर रहे हैं। लोगों के बागात यहाँ तबाह हो गए, चेरीज के बागात थे, यहाँ अंगूर के बागात थे, वो सारे तबाह हो गए हैं। यहाँ मैक्सिमम जो घर डैमेज हुए हैं, मुकम्मल जो फिनिश हुए हैं, वो तकरीबन कोई 200 घर जो है यहाँ डैमेज हुए हैं। 52 घराने मुतासर हुआ है, उसमें पूरा हम शरीक है, एक गांव के लोग हैं, सब रिश्तेदार है। मैं छोटा सा मुलाजिम हूँ, हाई स्कूल गरबन नाइट कासिफ हूँ। उस तनख्वाह से 38,000 तनख्वाह मिलता है, 3 बच्चे पढ़ते हैं, उनको भी देता हूँ। घर का भी महंगाई की हालत पता है आपको भी, तो मजबूर हूँ, बस क्या करे, सोच के बस नींद नहीं आते, दिन को भी नींद नहीं आती, रात को भी नहीं आती। Thank you for watching the full video. If you want to... 13 साल से हम कोशिश कर रहे हैं कि इन मुतासरीन की आवाज़ हर फोरम पे पहुँचे, लेकिन अब मुतासरीन भी हमसे मायूस हो गए। वो कहते हैं कि आप हमेशा आते हैं, हमारे इंटरव्यूज़ लेते हैं, हमसे बात करते हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद कुछ नहीं होता। Atabad, Khalti, Barsuat, Korambar, Gupis. There are a number of lakes in the province of Gilgit-Baltistan that stand on the foundation of the disaster. ये खल्ती लेक 26 जुलाई 1980 को इस नाले के ऊपर ग्लेशियर हैं, वो ग्लेशियर फटने की वजह से फ्लड आके फिर जो है ना इसी पहाड़ के साथ फ्लड ने दरिया को रोका और ये झील जो है ना बन गया। Though places like Atabad or Khalti lakes are serving as massive spots of tourism, authorities believe that the impact of unplanned human activities can last for long. But is Pakistan prepared for another wave of climate change? जिस माउंटेन रेंज के अंदर गिलगित फॉल करता है, ये हिंदू कुश का एरिया है। गिलगित के अंदर डिफरेंट वैलीज़ हैं, नलतर वैली हो गई आपकी, जगलोट की वैली हो गई, इसी तरह आपकी बगरोट वैली है गिलगित के अंदर। इसी तरह आप गिज़र की तरफ जाएं तो आपकी और डिफरेंट वैलीज़ हैं, करगा वैली है। अच्छा, हर वैली की स्पेशलिटी डिफरेंट एस्पेक्ट्स के हवाले से डिफरेंट है, जैसे वाटरशेड्स डिफरेंट हैं। अच्छा, जो माउंटेन इकोसिस्टम है वो डिफरेंट है। जी भी ऑल अक्रॉस ये डिज़ास्टर प्रोन एरिया है, आप कहीं भी उसको फोर्सी कर सकते हैं। Either you look into the historical times or geological times, there are certain evidences कि अताबाद जैसे बहुत से केस जीबी में मुख्तलिफ प्लेसेस पे हुई हैं। और अर्थक्वेक इज़ पार्शियली ह्यूमन इंड्यूस्ड लैंडस्लाइड। ये जो अताबाद की लैंडस्लाइड है, इसमें भी ह्यूमन फैक्टर इन्वॉल्व है, क्योंकि इवन जब कई सालों से लोग ये देख चुके थे कि बड़े बड़े क्रैक्स डेवलप हो गए हैं, लेकिन चूँकि उनकी जो सोशल लाइफ है वो उनकी एग्रीकल्चर पे उनका दारोमदार है, तो वो जो पानी इन्फ्लेट हो रहा था उन क्रैक्स में, उन्होंने उसको इस तरह सीरियस नहीं लिया, क्योंकि उसी से उनकी जो ब्रेड एंड बटर थी। तो वो अताबाद, इन द केस ऑफ अताबाद, वो जो पानी आया उन क्रैक्स पे, दैट एग्रीवेटेड द सिचुएशन। ये जो एक्सट्रीम रेन्स का सिनेरियो डेवलप हो रहा है, फिर ये जो ग्राउंड वाटर है या सरफेस वाटर है, दिस इज़ वन ऑफ द मेजर ट्रिगरिंग फैक्टर फॉर दिस मास मूवमेंट लैंडस्लाइड। With Pakistan at the epicenter, climate change is causing a significant amount of loss of glaciers in high mountains worldwide. Considering the increased number in natural calamities, Pakistan has updated its national climate change policy with focus on sustained economic growth by appropriately addressing the challenges of climate change. हमने कोशिश ये की है कि डिज़ास्टर होने के बाद भी हम इसमें टूरिज़म को प्रमोट करें, फिर जो है ना विंटर टूरिज़म और स्पोर्ट्स को हम जो है ना प्रमोट करें। लोगों ने कहा कि क्यों ना अब ये मुसीबत हमारे ऊपर आई है तो हम इसको
अपॉर्चुनिटी बनाएं और यहाँ पर कोई सोशल या टूरिज़म एक्टिविटीज़ करें। तो यहाँ पर लोगों ने जो है कश्तियाँ ख़रीदना शुरू कर दी, या झील के किनारे होटल्स बनाए ताकि लोग आएँ, अट्रैक्ट हो जाएं। और साथ साथ शारा कराक्रम की दोबारा तामीर जब हुई तो लोगों टूरिज़म का फ़्लो यहाँ पे ज़्यादा हो गया। लोग पहले जो है दरिया किनारे या किसी पानी के किनारे अपने होटल्स बनाते थे, घर बनाते थे, लेकिन अब भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ज़्यादा ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, तो उसकी वजह से नदी नालों में ज़्यादा पानी का बहाव बढ़ जाता है और वो जो है नुकसान कर देता है। फॉर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स मेरा ख्याल है डोमेस्टिक जो टूरिज़म है वो काफ़ी हद तक बढ़ गई है। पहले ये होता था कि टूरिज़म जैसे कोई एक्सपीडिशन आती थी तो माउंटेनस उसमें चले जाते थे, या ग्रुप आता था, स्पेशली फॉरेन जो टूरिज़म है उसका एक अलग सेटअप होता था। वो कहीं पे लेट्स से कैंप भी लगा लेते थे, कहीं पे उनको फैसिलिटी का था तो वो भी अवेल करते थे। अभी क्योंकि डोमेस्टिक टूरिज़म इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वहाँ पे फैसिलिटी उस लिहाज से नहीं है, लेकिन जब वहाँ पे वो पहुँचते हैं तो फिर लिटर जो है वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर इवन आपको डस्टबिन वहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा तो मतलब उस तरह का एटीट्यूड जो है ना वो नहीं रखते हैं लोग। गिलगित में अभी देखें हमें 18 घंटे की लोड शेडिंग, मैक्सिमम 16 से 18 घंटे की लोड शेडिंग है सर्दियों में। अब इस लोड शेडिंग को ओवरकम करने के लिए जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं लोग, वो या जनरेटर्स के ऊपर उनका रिलाई है, जो फर्नेस ऑयल के ऊपर या पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर, और जो इवन की गवर्नमेंट इटसेल्फ अभी एक प्रोजेक्ट लॉन्च गवर्नमेंट ने किया है जिसमें थर्मल जनरेटर से बिजली दे रहे हैं। अब थर्मल जनरेटर से जब आप बिजली देंगे उसकी इकॉनमी के ऊपर भी बर्डन है, आपके एनवायरनमेंट के ऊपर भी बर्डन है। अब अगर इनकी इमिशन से अगर हम इनको रेगुलेट ना करें, इनकी इमिशन से आप रेगुलेट भी करें तो फिर भी इनकी इमिशंस जो है ना, इनमें नॉक्स, सॉक्स, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी जो गैसेज हैं जो रिलीज़ होती हैं, तो आपके ग्लेशियर्स, आप एक सेंसिटिव एरिया के अंदर हैं, आपके ग्लेशियर्स के ऊपर इसका इम्पैक्ट है, आपके इकोसिस्टम के ऊपर इम्पैक्ट है। इंडस रिवर स्कर्दू से फ्लो करता है, गिलगित रिवर आपके सामने से गुजर रहा है, इसी तरह हुंजा रिवर का जंक्शन इधर है। मिनिमम उस पर भी हम अगर इसको फोर्सी करें तो जो बहुत सारी स्टडीज़ हैं 60,000 मेगावाट इस एरिया की कैपेसिटी मिनिमम हम कहते हैं कि है। 2 प्रोजेक्ट्स अगर हम यहाँ पे अगर एस्टेब्लिश होते हैं, बनते हैं, तो आपकी 12,000 मेगावाट इनकी कैपेसिटी है। But can the people of Gilgit-Baltistan be saved from becoming climate refugees? जब ये सानहा हुआ तो सारे लोग अलर्ट हो गए, हर कोई अपने इलाके में देखने लगे कि किसी पहाड़ में क्रैक तो नहीं है, कहीं पे स्लाइडिंग एरिया तो नहीं है। तो तकरीबन मुकामी लोगों ने अपने तौर पर अपने इलाकों को आइडेंटिफाई किया। ये अवेयरनेस ही की वजह है कि अगर कहीं डिज़ास्टर होता है तो जो फर्टिलिटी की जो बात अगर हम कर ले कि एक तरह से वहाँ के अवेयरनेस की वजह से जो है ना वहाँ पे जो डेथ्स है फॉर एग्जांपल ड्यू टू डिज़ास्टर, वो किसी हद तक वो कम होती है। 2 किस्म की मॉनिटरिंग है। वन इज़ द सैटेलाइट बेस, जिसमें हम किसी सेंसर के ज़रिए डायरेक्ट अर्थ को मॉनिटर करते हैं, एंड सेकंड इज़ दिस GNS, दैट इज़ आल्सो सैटेलाइट बेस, लेकिन इसमें हमें बड़ी एक्यूरेसी है जो मिलीमीटर्स तक है। तो ये डेटा हमारे पास है लास्ट आई वुड से इट इज़ नाउ 18 ईयर्स, और इसमें बड़ी इनिशियल जो इंडिकेशंस हैं, वी नो नाउ वेरी क्लियरली कि कौन सा एरिया उसकी मूवमेंट किस डायरेक्शन में है, दैट इज़ इन मिलीमीटर्स। जैसे बहुत सारे एरियाज़ में, डिज़ास्टर प्रोन एरियाज़ में हम जाके घर बना रहे होते हैं, या रिवर का जो कोर्स है उसको श्रिंक करके हम होटल्स बना रहे होते हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ करते हैं। इसी तरह आपने देखा होगा हमारे यहाँ स्ट्रीम्स हैं, नाले हैं जो ग्लेशियर्स के साथ हैं, जहाँ से गर्मियों में मैक्सिमम स्नो मेल्टिंग की वजह से पानी आ रहा होता है। उन्हीं एरियाज़ को हम जाके ऑक्यूपाई करते हैं, और उन्हीं एरियाज़ में हम या हट बना रहे होते हैं, या कोई होटल बना रहे होते हैं, या कोई घर बना रहे होते हैं। तो इन चीज़ों को रेगुलेट होना ज़रूरी है। वो हमारे यहाँ कोलैबोरेशन और इदारों के दरमियान जो एक राब्ता होना चाहिए वो बहुत कम है। डेवलपमेंट के जो इदारे हैं, रिसर्च के इदारे हैं, या जो हमें यहाँ जो डिज़ास्टर के बाद जो हमारे इदारे काम करते हैं, उनको पहले से फोर्सी करना चाहिए। लेट्स से जैसे हम मिसाल लेते हैं ना, अभी जैसे इस साल 100 मिलीमीटर बारिश ने होना है, अगले साल हम फोर्सी करते हैं कि जी बारिशें स्नोफॉल ज़्यादा हो गई है, मेल्टिंग ज़्यादा होनी है, 200 मिलीमीटर बारिश होनी है। तो हमें उस 200 मिलीमीटर बारिश के सिनारियो में अपनी चीज़ों को
इन्फोर्स करना चाहिए, बिल्ड करना चाहिए, ताकि उसका जो आफ्टर शॉक है वो कम से कम हो। Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.